नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा, बिहार। आज जनतांत्रिक चेतना मंच के तत्वाधान में सुनीता कुमार फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित मुंगेरी लाल द्वितीय स्मृति व्याख्यान में मुझे वक्ता के रूप में अवसर प्रदान करने के लिए इन सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में श्री उर्मिलेश जी, प्रोफेसर मनिंदर नाथ ठाकुर एवं श्री शौर्य राय जैसे वक्ताओं के साथ मंच साझा करने में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आयोजक जनतांत्रिक चेतना मंच महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों के प्रचार प्रसार में अत्यंत महती भूमिका निभा रही है। श्री मुंगेरी लाल जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के अतिरिक्त दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने अन्य सफल भूमिकाओं के अलावा बिहार में गठित प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो अनुशंसाएं की थी, वो आज पुनः प्रासंगिक है। जैसे कि पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के साथ साथ सामान्य वर्ग के निर्धन एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण। वे बिहार दलित वर्ग संघ तथा खेतिहर मजदूर संघ के भी अध्यक्ष रहे। इस तरह वे दबे कुचले लोगों की आवाज थे। आज का मेरा टॉपिक स्टेटस ऑफ दलित वीमेन इन बिहार पर व्याख्यान देने का है, अर्थात बिहार में दलित महिलाओं की स्थिति। इसकी शुरुआत मैं परिचय के साथ करूंगी। यह लेक्चर प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका फोकस दलित महिलाओं के समस्याओं पर आधारित है, जो कि भारत और खासकर बिहार को बिलोंग करती हैं। और उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस को देखेंगे इन समस्याओं के उत्तर के रूप में। यह व्याख्यान स्लाइड के माध्यम से कुछ बैकग्राउंड के साथ शुरू होगा, फिर हम मेन कंटेंट यानी कि चैलेंजेस पे आएंगे, जो कि कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगी, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन और अंत में कंक्लूजन होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इसमें हम कुछ उदाहरण और इनिशिएटिव्स, केस स्टडी को भी उद्धृत करेंगे। इसकी शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट डेटा के साथ मैं करना चाहूँगी। दलित महिलाओं की संख्या लगभग 200 मिलियन है, सब जगह मिला के, और पूरे भारत के महिला पॉपुलेशन में इसका परसेंटेज 16.7% है, और बिहार में
यह 7.5% है पूरे बिहार के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के रूप में। अब थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, वर्ण आश्रम की शुरुआत हुई और उसमें चार वर्ण थे, जिसमें एक शूद्र भी था। तो जो वर्ण आश्रम सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, कर्म पे आधारित था और इसलिए फ्लेक्सिबल भी था। लेकिन समय के साथ साथ लेटर एक वैदिक पीरियड से खासकर यह जन्म पर आधारित हो गया, जिससे कि यह रिजिड हो गया और कास्ट सिस्टम के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें मोबिलिटी बहुत कम थी। समय के साथ साथ इसके नोमेनक्लेचर नाम में भी बदलाव हुआ। शूद्र, फिर हरिजन, फिर दलित और आज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट इसे कहा जाता है। पारंपरिक रूप से दलित समाज सबसे पिछड़े समाज में से कुछ एक समाजों में से यह एक है। उसमें भी दलित महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन में जीना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जो कि पैट्रियार्की, पॉवर्टी और इलिटरेसी है, यानी कि पितृसत्तात्मक गरीबी और अशिक्षा के कारण उनकी स्थिति और भी बुरी हो जाती है और HDI इंडेक्स में ये बहुत कम पे है इसी वजह से। अब हम चैलेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट कैटेगरी सोशियो इकोनॉमिकल चैलेंजेस देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन लोगों के माइंडसेट और स्टीरियोटाइपिंग के कारण हार्डली इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। उदाहरण के तौर पे दलित महिला को आज भी घर में काम करने के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है कई जगहों पे, और कुछ काम जिनको मान लिया गया है कि वो इन्फीरियर हैं या डर्टी जॉब हैं, वो सिर्फ वही करेंगे, ऐसा स्टीरियोटाइपिंग है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो उन्हें झेलना पड़ता है, दलित समाज को, और उसमें भी खासकर महिलाओं को। दलित महिलाओं को बहुत ही कम भूमि का अधिकार है। आज भी अधिकतर दलित क्लस्टर्स में एक जगह इकट्ठा, गांव या शहर से बाहर, जो कि उतना साफ जगह भी नहीं होता है, उन्हें वहां रहना पड़ता है, जिसके कारण उस गांव या शहर के बीच में अवस्थित जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी पहुंच के बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है या बाहर हो जाता है, और इस कारण से कई बेसिक सर्विसेज जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल की वो सेवा नहीं ले पाते हैं। इसमें एक बड़ा कारण आर्थिक परेशानी भी है। दलित महिला सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस की शिकार होती हैं। उदाहरण के तौर पे
विच हंटिंग, जमीन को हड़पने के लिए ये गांव में अक्सर देखा जाता है। दलित महिलाओं की अक्सर जल्द शादी हो जाती है। ऐसी महिलाएं कम या उचित शिक्षा के बगैर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाती हैं और इस तरह अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वह परिवार, वह महिला गरीबी में ही घिरा रह जाता है। अब हम लोग कुछ पॉलिटिकल चैलेंज देखेंगे, राजनीतिक जो समस्याएं हैं दलित महिलाओं की खासकर। हम ये देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में उन्हें कोटा के अंदर सब कोटा दे दिया गया है, रिजर्वेशन, लेकिन वे चुने जाने के बावजूद उनके घर के जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके ऊपर अपना आधिपत्य कायम रखना चाहते हैं और पावर को डिफैक्टो वही ऑपरेट करना चाहते हैं, उनके बदले वही डिसीजन लेना चाहते हैं। यह भी पाया गया है कि ये जो महिलाएं हैं, चुनी हुई महिलाएं हैं पंचायती राज में, दलित महिलाएं, उनको सरकारी अधिकारियों से, एमपी से, एमएलए से मीटिंग्स में या अन्य जगह भी उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। आज भी हम यह देखते हैं कि कुछ ही दलित महिलाएं एमपी या एमएलए हैं। बिहार पॉलिटिक्स में खासकर अगर बात करें तो यह अभी भी एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स के रूप में उभरना बाकी है। पॉलिटिकल साइंस का एक एलीट थ्योरी, उसके अनुसार ऐसा देखा गया है कि दलित में कुछ महिलाएं जो पावर और पैसा प्राप्त कर लिया है उन्होंने, वो फिर रिप्लेस नहीं हो पाती हैं या बहुत कम रिप्लेस हो पाती हैं दूसरी महिला से, जो जिसके पास ये पावर है, वेल्थ है, वही कंटिन्यू करती हैं और अपना पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहती हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट बहुत कम है, यानी कि नीचे से ऊपर महिलाएं जल्दी नहीं आ पाती हैं। और जो चुनी हुई ये सशक्त महिलाएं हैं वो अन्य दलित महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं, उनके सुधार के लिए, उत्थान के लिए, ऐसा प्रायः देखा गया है। यह एक कुछ डेटाओं का संकलन है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगी मैं। ऐसा देखा गया है कि हायर कास्ट विमेन जो हैं उनके कंपैरिजन में जो दलित महिलाएं हैं वह 14.6 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। सेकेंड, यह भी पाया गया है कि दलितों में 70.4% महिलाएं हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं, उन्हें प्राप्त करने में उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, 4 में से 1 दलित महिला जो कि 15 से 49 वर्ष के ब्रैकेट में अंडर नरिश्ड रह जाती हैं, कुपोषित रह जाती हैं और इसका दूरगामी प्रभाव होता है, एक तो खुद उनके ऊपर और फिर शादी हो गई तो फिर जो है बच्चे के ऊपर और फिर हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है।
अब हम कुछ रोचक तथ्य देखेंगे दलित महिलाओं को लेकर। खासकर पास्ट में कई जगह ऐसा हुआ है कि दलित महिलाओं को रेप और उसका दूसरा रूप जिस दिन शादी है उसके पहले जो फॉरवर्ड या अपर कास्ट के जो पुरुष हैं उनको विजिट करना पड़ता था, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है किसी के लिए भी। भारत में ही ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं को, दलित महिलाओं को अपने अपर पार्ट को कवर करने के लिए मूवमेंट चलाना पड़ा है, उन्हें टैक्स देना पड़ता था कवर करने के लिए। इसके बाद एक और तथ्य ये है कि 1934 में जो बिहार में भूकंप आया था, गांधी जी ने उसका कारण बिहार के जो फॉरवर्ड या अपर कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा जो अत्याचार किया जाता था लोअर कास्ट के लोगों पे, उसका कारण गांधी जी ने ऐसा कहा कि 1934 का भूकंप आया। लास्ट फैक्ट है, हम यह देखते हैं कि सामाजिक संदर्भ में कास्ट का इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल टूल के रूप में। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे जो कि दलित महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए ली गई हैं। एक नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन यानी कि NFW की स्थापना 1995 में दलित महिलाओं द्वारा ही की गई, कई लेवल्स पे सुधार के लिए, उत्थान के लिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में ही पद्मश्री श्रीमती सुधा वर्गीस दलित महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पद्मश्री सुधा वर्गीस जी, जो कि दलित महिलाओं, दलित समाज के बीच में रह के उनके लिए बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट, दलित विमेन्स लाइवलीहुड्स अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव लिया गया। इसमें NGO और यूनाइटेड नेशंस की पार्टनरशिप के अंतर्गत ये लिया गया है दलित महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ जगहों पे। दलित के साथ शादी करने के लिए सरकार सम्मानजनक राशि देती है और यह बिहार में भी लागू है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। अब हम कुछ रिकमेंडेशंस देखेंगे सॉल्यूशंस के रूप में क्या किया जा सकता है और स्थिति को अच्छा करने के लिए, सुधार के लिए। पहला पॉइंट है, शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल है एम्पावरमेंट के लिए, खासकर इस नॉलेज के युग में। ब्रैकेट में मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन, इस केस में सुनीता कुमार फाउंडेशन,
यह काम ले सकते हैं दलित महिलाओं की स्थिति के लिए, सुधार के लिए। तो इस क्षेत्र में साक्षरता मिशन चलाया जा सकता है, लिटरेसी ड्राइव चलाया जा सकता है। इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आश्चर्यजनक रूप से महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है। दोनों तरह की महिलाओं के लिए जो आम है और जो इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए भी। तो फाउंडेशन जो है उनके कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, NGOs can work as complementary to government and PRI's actions। तो जो गवर्नमेंट प्रयास करती है और PRI पंचायती राज माध्यम के से जो सशक्तिकरण हो रहा है, उन कार्यों के पूरक के रूप में जो कुछ बची चीज़ें हैं वो NGO कर सकती हैं उत्थान के लिए। जैसे अन्य NGO को, अन्य प्लेटफॉर्म को इन महिलाओं के उत्थान के लिए यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। महिलाएं एक जगह आती हैं, अपनी समस्याओं पे बात करती हैं, सुख दुख शेयर करती हैं। उसके अलावा जो उनकी इकोनॉमिक नीड्स है, फाइनेंशियली भी जो है वो सशक्त होती हैं इस माध्यम से। इसमें जो है कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं फाउंडेशन के माध्यम से, जैसे कि उन्हें लोन आदि दिलाने में फैसिलिटेटर की भूमिका अदा की जा सकती है। दलित समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन किया जा सकता है, ड्राइव चलाया जा सकता है, ताकि उस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि बाल विवाह, अंधविश्वास, गंदगी, इन सबको दूर करने में। और यह नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से किया जा सकता है, पैम्पलेट बाँच के भी किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आम जनता है उनके बीच में यह अवेयरनेस और सेंसिटिविटी फैलाया जा सकता है, ताकि जो इस समाज के प्रति जो एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव है, स्टीरियोटाइपिंग है, वो धीरे धीरे कम हो सके और फिर दूर हो सके पूरी तरह। इससे डिग्निटी ऑफ लेबर भी बढ़ेगी और यह काम प्रचार, पैम्फलेट आदि के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दलित महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन अभी उन्हें और आगे जाना है, स्थिति में और सुधार करना है। इनके केस में जो जेंडर, कास्ट और क्लास का जो मिक्सचर है, ये इनके ऊपर अत्याचार को 3 गुना बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ और कई संस्थाएं जैसे कि NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि, जैसा कि हमने अभी देखा, इन्होंने इनकी स्थिति में सुधार के लिए प्रशंसनीय रोल निभाया है और आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए मजबूती से।
नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमने देखा एलिट थ्योरी इस ग्रुप के लिए भी ट्रू है, इस समुदाय के लिए भी ये ट्रू है, लेकिन इसके वाइड बेस होने के कारण, संख्या ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे जो है महिलाओं का रुझान जो है पॉलिटिक्स के प्रति पार्टिसिपेशन हो, इंक्लूजन इस तरह से हो रहा है और धीरे धीरे समय के साथ वे पावर को भी असर्ट करना सीख जाएंगे, जिससे कि अन्य महिलाओं में भी जो अपनी चाह है, इच्छा है, उसको पूरा करने की उम्मीद बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अभी भी दुखद है कि शेड्यूल्ड कास्ट को अभी भी पॉलिटिकल टूल के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल करने वाले कुछ ही लोगों के हाथ में ये इस्तेमाल करने का है, जैसे कि कुछ नेता हमारे बिहार में देखें या यूपी में देखें। तो इस समुदाय से और लोगों को भी आना चाहिए अग्रणी भूमिका में। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इसको लेके कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन हायर एजुकेशन लेवल पे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्कूल लेवल पे ही ड्रॉप कर जाते हैं, फिर उनके लिए हायर लेवल पे एजुकेशन पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये चीज़ कैसे ठीक किया जाए, ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, शेड्यूल्ड कास्ट में भी इकोनॉमिकल ग्राउंड पे रिजर्वेशन देने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया जाना चाहिए और जो है इकोनॉमिकल ग्राउंड पे रिजर्वेशन इसमें भी होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस संदर्भ में सुनीता कुमार फाउंडेशन का कार्य काफ़ी प्रशंसनीय है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो गांव में लोगों के बीच जन जागरण एवं जन कल्याण का काम करती है। आज के इस कार्यक्रम का प्रायोजन इस संस्था के द्वारा किया जाना एक रचनात्मक पहल है, जिसके लिए इस संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता कुमार बधाई की पात्र है। धन्यवाद।